वो केवल बिहार के लिए मुश्किल वक्त नहीं है, ये केवल भारत के लिए मुश्किल वक्त नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल वक्त है। और जिन सवालों से हम जूझ रहे हैं, आप जूझ रहे हैं, दिल्ली के लोग जूझ रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग जूझ रहे हैं, या हरियाणा के लोग जूझ रहे हैं, मोटे तौर पर उन्हीं सवालों से अमेरिका के लोग भी जूझ रहे हैं, फ्रांस के लोग भी जूझ रहे हैं, जर्मनी के लोग भी जूझ रहे हैं। तो वो सवाल कौन से हैं? जिन सवालों से लड़ने के लिए, टकराने के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत पड़ रही है, और कितने भी लोग जुट जाए, महसूस होता है कि कुछ लोग कम रह गए। मैं पिछले 5-7 साल से देख रहा हूं कि हर बार लगता है कि ये वाली लड़ाई जो है वो निर्णायक बदलाव की होगी, और जब निर्णय आता है तो लगता है पीछे रह गए। और एक ऐसी स्थिति बनती है कि एक कदम आगे और 2 कदम पीछे वाली। तो क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं? क्या यह मान लेना चाहिए कि हमारी कोशिशों में वो ईमानदारी नहीं है जो किसी भी निर्णायक बदलाव के लिए होनी चाहिए? क्या यह मान लेना चाहिए कि हम अपने सवालों को चुनने में कोई गलती कर रहे हैं, या जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं उस रास्ते को समझने में कोई गलती कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया इन सारे प्रयोगों से होकर गुजरती है, और मैं इसको गलती मानने को तैयार नहीं हूं, मैं इसको प्रयोग कहूंगा। एक लोकतंत्र में बहुत सारे प्रयोग होते हैं, दक्षिणपंथ भी एक प्रयोग है, और उस प्रयोग के हाहाकारी हो जाने का समय हम देख रहे हैं। लेकिन यह प्रयोग सफल रहा। आज से 10 साल पहले हम मानने को तैयार नहीं थे कि इस तरह का कोई प्रयोग भारत में चल सकता है, और इसलिए हमारी तैयारी इस तरह के प्रयोग से लड़ने की कहीं थी नहीं। हम दूर दूर तक नहीं समझ पा रहे थे कि आजादी के 70-75 साल बाद हम संविधान को बचाने की एक लड़ाई छेड़ेंगे, और हमको अचानक से लगने लगेगा कि संविधान खतरे में आ गया। लेकिन ये आ गया है, और हमको ये मानना पड़ रहा है कि संविधान खतरे में है, और इस देश के बच्चे बच्चे को पता है कि संविधान खतरे में है। तो ये जो ताकत उन लोगों को हासिल हुई है जिनकी वजह से संविधान खतरे में आया है, वो ताकत उनको कहां से मिली? निश्चित तौर पर वो ताकत हमसे और आपसे मिली, हमारी और आपकी भूलों से मिली, या चुनौतियों को न समझ पाने की मासूमियत से मिली। तो अब यहां से आगे का रास्ता क्या हो? और मैं बात शुरू करना कि कोई खतरा कितना बड़ा है इसको समझने के लिए मैं आपको 22 जनवरी की एक घटना की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। 20 जनवरी को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण होता है, और 22 जनवरी तक वो 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन करते हैं, 3 कार्यकारी आदेश पर साइन करते हैं। और जो तीसरा कार्यकारी आदेश है वो है ऑर्डर नंबर 11246, उसको रद्द करने का आदेश। तो ऑर्डर नंबर 11246 क्या है? ये 1964 का एक आदेश था जिसको अमेरिका के इतिहास में और पूरी दुनिया के इतिहास में सिविल राइट्स एक्ट कहते हैं। और वहां एक प्रेसिडेंट हुए लिंडन जॉनसन ने यह कार्यकारी आदेश 1964 में साइन किया था, और वो कहता क्या है? वो कहता है फॉरबिडिंग एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, color, religion and national origin by organizations
receiving federal contracting and required federal contractors to set up detailed affirmative action program to make sure that was the case that are monitored by the federal government. डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहला आदेश साइन किया, कार्यकारी आदेश, पहले दिन, उसमें पहला आदेश यह था, इस मुल्क से हम किसी भी तरीके के आरक्षण को जड़ से समाप्त करते हैं। आपको लगता होगा कि अमेरिका एक मुक्त समाज है, वहां अफर्मेटिव एक्शन की कोई बात नहीं होती होगी, वहां सारे लोग बराबर हो गए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो साइन किया जिस आदेश को रद्द करने का, आपको हैरानी होगी इस बात पर कि ये लिंडन जॉनसन ने तब साइन किया था जब वो 6 महीने बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दौरा करने वाले थे और वहां एक आंदोलन चल रहा था इक्वल राइट्स के लिए। और ये जो कार्यकारी आदेश था, इसको DEI कहते हैं, मतलब डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी। इन सबको जड़ से खत्म करने के नाम पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता आई है कि हम किसी भी तरीके की बराबरी के हिमायती नहीं हैं। तो दुनिया का सबसे ताकतवर नेता खुलेआम डंके की चोट